हेलो, आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम अध्याय 1 का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के बारे में बहुत सी बेसिक बातें जान ली थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लेना। चलिए अब आगे की बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे इस लेक्चर में हमें पढ़ना है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, ठीक है। वैसे पदार्थ की 5 अवस्थाएँ होती हैं, बट अभी हमें 3 के बारे में पढ़ना है, बाकी की 2 आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। जो पहली अवस्था है वो क्या है, ठोस अवस्था, जिसे हम सॉलिड बोलते हैं। दूसरी अवस्था द्रव अवस्था, जिसे हम लिक्विड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तीसरी अवस्था जो है वो गैस अवस्था है, जिसे हम गैसियस स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो ठोस अवस्था में क्या होता है, ठोस अवस्था में अगर कोई पदार्थ है तो आप समझ जाओ कि उस पदार्थ का निश्चित आकार होगा और निश्चित आयतन होगा। यानी अगर किसी पदार्थ का, ठीक है, निश्चित आकार है और निश्चित आयतन है तो हम बोलेंगे कि वो ठोस है, ठीक है। जैसे कि आप ये लोहे की या स्टील की प्लेट देख रहे हो, ये एक ठोस होता है, ठीक है। मेज देखते हो, कुर्सी देखते हो, ये सब क्या है, ठोस हैं। क्योंकि चाहे मेज हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे ये लोहे की या स्टील की प्लेट हो, इन सभी का आकार नहीं बदलता है ना, ठीक है। ये एक जैसा रहता है और जितनी जगह ये घेरेंगी यानी कि इनका आयतन वो भी फिक्स रहता है। तो ठोस मतलब वो पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, हम उनको ठोस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर इसको इतने हिस्से को जूम किया जाए तो जो ठोस के कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, यानी इनके बीच में जो दूरी होती है या गैप होता है, इनके बीच में जो खाली जगह होती है कह सकते हो, वो बहुत कम होता है, ठीक है। द्रव अवस्था में क्या होता है कि जो पदार्थ द्रव अवस्था में है उनका आयतन तो निश्चित होता है, ठीक है, लेकिन वे बर्तन के अनुसार अपना रूप बदल सकते हैं। मतलब इनका आकार निश्चित नहीं होता, या यूँ कह लो आकृति निश्चित नहीं होती है। समझ में आ गई बात। जैसे कि पानी, ठीक है, पानी को इस बर्तन में रखोगे इस डिजाइन का रहेगा, पानी को फर्श पे गिराओगे वो फैल जाएगा, ठीक है ना। किसी और बर्तन में रखोगे उसके आकार का हो जाएगा। मतलब उसका आकार बदल रहा है, डिजाइन बदल रहा है, शेप बदल रही है, लेकिन ठीक है वो जगह उतनी ही घेरेगा। ऐसा नहीं है कि आप इतने बड़े बर्तन का पानी एक छोटे से चम्मच में रखोगे तो आ जाएगा, नहीं, ठीक है। जगह तो उसको उतनी ही चाहिए, मतलब आयतन इसका फिक्स होता है, ठीक है। अब मान लो कि किसी द्रव्य का, जैसे कि ये लिक्विड जो है पानी, ठीक है, इसको इतने हिस्से को जूम किया गया तो यहाँ पर देखोगे तो जो इसके कण हैं उनके बीच में जगह थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, सॉलिड्स के मुकाबले, ठोस के मुकाबले, ठीक है। और यहाँ पर जो ठोस के कण थे ये वाइब्रेट कर रहे थे, धीरे धीरे गति कर रहे थे, ठीक है ना, या फिर कंपन गति कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो लिक्विड के या द्रव्य के कण हैं ये थोड़ा तेज़ी से गमन करते हैं, गति करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। और गैस की बात करें अगर हम, तो गैसों का ना तो कोई निश्चित आकार होता है ना ही निश्चित आयतन होता है, वे पूरे बर्तन में ही फैल जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी इनके गुणों के बारे में, ठीक है, तीनों के गुणों के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हल्का हल्का जान लो, ठीक है। जैसे मान लो गुब्बारे के अंदर कोई हवा भरी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके कण होंगे इस हवा के, वो काफ़ी दूर दूर होंगे, मतलब इनके बीच में काफ़ी जगह होगी और ये काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहे होंगे, काफ़ी तेज़ी से इधर उधर भाग रहे होंगे। समझ में आ गया। अब पेपर में आता है ठोस, द्रव और गैस के बीच में अंतर बता दो डिटेल में, ठीक है। तो इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ठोस, यहाँ लिखा हुआ है द्रव और यहाँ लिखा हुआ है गैस, ठीक है। तो ठोस के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इनका निश्चित आकार होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। द्रव के बारे में आपको याद रखना है कि निश्चित आकार नहीं होता, पानी को जहाँ भी, ठीक है, रखोगे वो उसी आकार का हो जाएगा, लगभग उसी आकार का, ठीक है। फर्श पे गिराओगे फैल जाएगा, गिलास में रखोगे गिलास के डिजाइन का हो जाएगा, थाली में रखोगे फिर से फैल के थाली के डिजाइन का हो जाएगा। मतलब इनका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। आकार की जगह में से आकृति लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। जो गैस है इनका निश्चित आकार नहीं होता है, मतलब लिक्विड का भी निश्चित आकार नहीं होता, गैस का भी नहीं होता, लेकिन ठोस का होता है। क्लियर होगी बात। इसके अलावा अगर हम बात करें आयतन की, ठीक है, तो जो ठोस होते हैं इनका निश्चित आयतन होता है, मतलब ये जितनी जगह घेरेंगे वो फिक्स रहेगा, ठीक है, ये जितनी जगह घेरेंगे वो फिक्स रहेगा। और अगर हम बात करें द्रव की तो इनका भी आयतन निश्चित होता है, ठीक है, इनका भी आयतन निश्चित होता है, ठीक है। मतलब एक गिलास पानी है उसको आप एक चम्मच में नहीं रख पाओगे क्योंकि वो जगह तो एक गिलास जितनी ही लेगा, ठीक है ना। तो आयतन किस किस का फिक्स होता है, ठोस का भी और द्रव का भी। हालांकि गैसों, जो गैसेस होती हैं, ठीक है, इनका ना तो आकार फिक्स रहता है ना ही आयतन फिक्स रहता है। मतलब अगर आपके पास एक कमरे जितनी हवा है जो एक कमरे में फैली हुई है, उसी हवा को आप कंप्रेस करो, ठीक है, उस पर दाब लगाओ, प्रेशर लगाओ, तो वही जो एक कमरे जितनी हवा है आप एक छोटी सी जगह में भी रख सकते हो, क्योंकि हवा दबाने पे सिकुड़ के
ठीक है, उसका आयतन कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि अगर मैं ठोस की बात करूं तो आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हैं, फिक्स हैं। ठीक है, द्रव की बात करूं तो आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस की बात करूं तो ना ही तो निश्चित आकार होगा ना ही निश्चित आयतन होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं कि भाई जो कण होते हैं ठोस के वो पास पार रहते हैं और स्थिर होते हैं। स्थिर कहना पूरा सही नहीं है, ये ऐसे कह सकते हो कि कंपित रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्थिर हटा दो। ठीक है, स्थिर नहीं होते, ये बहुत मंद गति से, ठीक है, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहे होते हैं, कंपन कर रहे होते हैं। ठीक है, कंपित कह सकते हो, कंपित होते हैं। चाहो तो मैं इसको ठीक कर दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, और द्रव की बात करें तो द्रव के बीच में जो कणों की दूरी होती है मतलब वो थोड़ी ज़्यादा होती है ठोस के मुकाबले। ठीक है, और गैस की अगर हम बात करें तो कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है अगर मैं ठोस की बात करूँ। कणों के बीच में मध्यम आकर्षण बल होता है अगर मैं द्रव के कणों की बात करूँ। कणों के बीच में बहुत कम आकर्षण बल होता है अगर मैं गैसेस की बात करूँ। ठीक है, जो ठोस होते हैं असंपीडनशील होते हैं, मतलब इनको दबा के इनके आकार को घटाया नहीं जा सकता है। द्रव्य जो होते हैं ये भी लगभग असंपीडनशील होते हैं, मतलब इनको भी आप दबा के इनका वॉल्यूम या आयतन कम नहीं कर पाओगे। लेकिन जो गैसेस होती हैं इनको हम, ठीक है, काफ़ी बड़े पैमाने पे दबा के इनका आकार छोटा कर सकते हैं, मतलब ये संपीडनशील होते हैं। ठीक है, जो ठोस होते हैं ये बहाव नहीं करते, नहीं बहते नहीं हैं। द्रव्य है वो बह सकता है जैसे पानी बहता है। गैसेस जो है ये भी बह सकती हैं जैसे हवा बहती है। ठीक है, इनका एक उदाहरण दे देना, एक अंतर और हो जाएगा। जैसे बर्फ़, कुर्सी आदि ये क्या है, ठोस के उदाहरण हैं। ठीक है, पानी, तेल आदि ये किसके उदाहरण हैं, द्रव्य के उदाहरण हैं। वायु, ऑक्सीजन गैस आदि ये किसके उदाहरण हैं, गैसेस के उदाहरण हैं। समझ में आ गया। तो इनके बीच का ये अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी जो मैंने आपको ठोस, द्रव और गैस के बीच की बताई, तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में। पहला ऑप्शन क्या है, पहला क्वेश्चन है गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें से रखते हैं। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और पूछे गए हैं, तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं और इनका जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, पहला क्या था, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आपने, ठीक है, इसमें ये डब्बा है, इसमें गैस भर दिया और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, तो जो गैस के कण होंगे ना वो हर जगह ही फैल जाएंगे, गैस पूरी फैल जाएगी। ठीक है, अगर आपने इतनी ही हवा किसी बड़े बर्तन में रख दिया तो ये बड़े बर्तन में उतना फैल जाएगी। मतलब हवा उतनी ही है, भले ही आपने बर्तन का साइज बदल दिया लेकिन दोनों ही केसेस में गैस उस बर्तन को पूरा ही भर रही है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि गैस के कण जो होते हैं वो ना स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं और पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। ठीक है ना, इसीलिए ऐसा हो पाता है। जबकि अगर आप पानी की बात करोगे मान लो, ठीक है, तो अगर आपने इतना ही पानी भरा तो ये पूरे बर्तन को नहीं भरेगा, सिर्फ इतने को ही भरेगा। लेकिन गैस फैल जाएंगी, पानी फैल नहीं सकता ना वैसे। ठीक है, क्योंकि वो द्रव्य है, या ठोस भी फैल नहीं सकता। लेकिन गैसेज जो होती हैं आसानी से फैल जाती हैं, एक्सपेंड कर जाती हैं, जैसे इन पर प्रेशर कम होता है। समझ में आ गई बात। तो जब भी आपसे पूछेंगे गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, तो सीधा सा एग्जाम मतलब आंसर लिखना है, क्योंकि गैस के कण स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, इसीलिए पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है तो क्या लिखोगे आप, तब आप लिखोगे क्योंकि गैस के कण बर्तन की दीवारों से टकराते हैं जिससे दीवारों पर दबाव पड़ता है। भैया यह समझो कि आपके पास जो कमरा है, जिस कमरे में आप हो, ठीक है, जिस कमरे में आप हो, मान लो वो, ठीक है, घनाभ के आकार का है। अब इस कमरे में अगर हवा होगी तो जाहिर सी बात है हवा के कण इधर उधर जाएंगे, दीवारों से टकराएंगे। जब दीवारों से टकराएंगे तो उस पर दबाव तो पड़ेगा ना। तो यही है कि अब दीवार की जगह अगर किसी बर्तन के अंदर आपने हवा भरी हुई है तो बर्तन की दीवारों से टकराएंगे। ठीक है, तो बस इतना आपको लिखना है कि गैस के कण बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं जिससे दीवारों पर दबाव पड़ता है। समझ में आ गया। अच्छा, अगला पूछा गया लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। तो अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि भाई ठोस का मतलब होता है पदार्थ की वो अवस्था जिसमें पदार्थ का निश्चित आकार हो और निश्चित आयतन हो। तो हम देख पाते हैं यार कि जो लकड़ी की मेज है उसका आकार निश्चित है, ठीक है, और उसका आयतन भी निश्चित है। जितनी जगह कुर्सी रखने के लिए चाहिए उतनी ही चाहिए भैया। ठीक है, उससे कम जगह में तो कुर्सी को नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि क्योंकि लकड़ी के मेज या कुर्सी जो भी हो, ठीक है, का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, इसीलिए हम लकड़ी की मेज को ठोस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला है कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन
एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो यार देखो भैया, हवा में हाथ चला रहे हो, हवा के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसीलिए आप जैसे ही हाथ मारते हो वो दूर दूर हट जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लकड़ी के टुकड़े की, तो भैया जो लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, जो लकड़ी का टुकड़ा है वो ठोस है, ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपके सामने कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसमें आप हाथ मारोगे आपके हाथ में ही चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि इसके कण इतनी आसानी से इधर उधर नहीं होंगे, टूटेगा नहीं इतनी आसानी से, इसीलिए ऐसा होता है। तो आप इसका आंसर लिखोगे कैसे? क्योंकि हवा गैस है और उसमें कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, जबकि लकड़ी ठोस है और उसमें कणों के बीच में बहुत अधिक आकर्षण बल होता है, जिससे वह कठोर होती है। ठीक है, इसीलिए लकड़ी के टुकड़े पे हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब अगला टॉपिक अपना ये है कि हमें ये सीखना है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? मतलब कोई चीज़ ठोस है तो क्या वो द्रव्य बन सकती है, या कोई चीज़ द्रव्य है तो क्या वो ठोस बन सकती है, या कोई चीज़ द्रव्य है तो क्या वो गैस बन सकती है। ठीक है, तो ये ठीक है हमसे यहाँ पे पूछा गया, तो हम बोलेंगे हाँ। जैसे आपने बर्फ़ को पिघलते हुए देखा होगा यार, ठीक है, ये बर्फ़ है, पिघलेगी पानी बन जाएगा, पानी को और गर्म करोगे तो ये गर्म पानी धीरे धीरे भाप बन जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। तो मतलब है तो पानी ही, ठीक है। जब वो जमा हुआ है तो वो बर्फ़ के रूप में ठोस अवस्था में है, जब वो पिघला हुआ है तो पानी के रूप में वो द्रव अवस्था में है, ठीक है। जब ये वाष्प बन गया तो ये गैसीय अवस्था में आ गया। मतलब एक ही चीज़ आप देख रहे हो तीनों अवस्थाओं में मिल सकती है। तो हम बोलेंगे हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल तो सकता है, लेकिन कैसे बदलेगा? तो आपको याद रखना है कि तापमान और दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। जैसे कि जल जो है ये तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस के रूप में बर्फ़ हो गई, ठीक है, लिक्विड के रूप में हो गया जल, और गैस के रूप में हो गई जल वाष्प। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो कैसे कैसे मेनली दो तरीके अपने कौन कौन से हैं पदार्थ की अवस्था को बदलने के? तापमान में परिवर्तन कर दो या दबाव में परिवर्तन कर दो। ठीक है, आइए एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर आपके पास कोई ठोस चीज़ है, अब ठोस चीज़ें बहुत सी हो सकती हैं, अभी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, बर्फ़। ठीक है, बर्फ़ जो है ठोस अवस्था में, देखो बर्फ़ को आप गर्मी दो, यानी इसको गर्म करो, तो इसका तापमान बढ़ेगा और ये पिघल के पानी बन जाएगी। जो बर्फ़ थी पिघल के क्या बन जाएगी? पानी, लिक्विड। तो ये द्रव्य अवस्था में आ गई। अब इस पानी को और ज़्यादा हीट दो, यानी और ज़्यादा ऊष्मा दो, तो अब ये जल वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल की भाप, वाष्प, ठीक है, या जल वाष्प, जो कि एक गैसीय अवस्था है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे इसका तापमान बदल रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, तो टेम्परेचर भी चेंज हो ही रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो इसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रही है। अच्छा, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अब मान लो जो जल वाष्प आपके पास आई है, जो गैसीय अवस्था में है, इसको आप ठंडा करो, ठीक है ना, इसको शीतलता प्रदान करो अगर, तो ये वापस से, ठीक है, द्रव अवस्था पानी बदल जाएगी। इसी पानी को फ्रिज में रख दो, यानी और ठंडा करो, तो यही चीज़ बर्फ़ यानी ठोस अवस्था में बदल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि तापमान में परिवर्तन करने के कारण ये चीज़ हो रही है कि ठोस को और गर्म कर रहे हो, द्रव बदल रहा है, द्रव को गर्म कर रहे हो, गैस बदल रहा है, गैस को और ठंडा कर रहे हो, फिर से द्रव बदल रहा है, द्रव को ठंडा कर रहे हो, फिर से वो ठोस बदल रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे शुरुआत में कि जैसे बर्फ़ थी, ठीक है, ठोस अवस्था में, वो गल के, बर्फ़ गलेगी तभी तो क्या बनेगा? द्रव अवस्था। तो हर चीज़ के पिघलने का या गलने का एक टेम्परेचर होता है, जिसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक, गलने का अंक, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ गल जाए। ठीक है, बस कहने का मतलब ये है कि अभी हम जो ये बोल रहे हैं ये वायुमंडलीय दाब पर बोल रहे हैं। तो आप सिंपल लिखोगे, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव्य बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। प्रेशर याद रखना वायुमंडलीय होना चाहिए, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना हमारे वातावरण मतलब वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो 273.16 केल्विन है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन लिख देते हैं। ये देखो टेम्परेचर नापने की इकाई है डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन। ठीक है, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कन्फ्यूज मत होना। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये बराबर होता है 273 केल्विन के। 273 राउंड ऑफ वैल्यू है, ठीक है ना, ठीक है, 273.16 ज़्यादा सही है।
ठीक है। बट हम कैलकुलेशन के लिए 0.16 हटा के ज़्यादातर 273 केल्विन ही लिख देते हैं। ठीक है, तो याद आ गया, मतलब समझ में आ गया कि भैया गलनांक का क्या मतलब है, जिस तापमान पर कोई वस्तु गल जाए या पिघल जाए, कहने का मतलब है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए। ठीक है, वह तापमान उसका गलनांक कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर हो रहा है सब कुछ याद रखना। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि बर्फ का गलनांक कितना है, तो याद रखना सेल्सियस में पूछेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में पूछेंगे तो 273 केल्विन। इसको कभी कभी बिल्कुल सही रूप में भी लिख देते हैं 273.16, हालांकि ये भी थोड़ा राउंड ऑफ वैल्यू है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। चलो आगे चलते हैं। अब है मेन चीज़। अब यहाँ जो लिखा इसको मत देखो, पहले इस एक्सपेरिमेंट पे आओ। देखो यहाँ क्या किया गया है, एक बीकर लिया गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या लिया गया है, एक बीकर। बीकर के अंदर बर्फ़ के टुकड़े हैं, ठीक है ना, आइस क्यूब समझ सकते हो। ठीक है, ये बर्फ़ के टुकड़े रखे गए और नीचे बर्नर से यहाँ पे देखो आग लगाई गई, मतलब इसको गर्म किया जा रहा है। अब होगा क्या, जब ये धीरे धीरे, ठीक है ना, हीट के पास जाएगी तो बर्फ़ पिघलनी चालू होगी, जाहिर सी बात है। तो जब बर्फ़ पिघलेगी इस बर्तन में, जैसे मान लो थोड़ी सी बर्फ़ पिघली है तो थोड़ा सा पानी है और थोड़ी सी बर्फ़ बची हुई है, तो दोनों चीज़ें होंगी। जैसे जैसे गर्मी दे रहे हो आप, ठीक है, तो ये बर्फ़ पिघलना चालू होगी, मतलब इसके अंदर पानी और बर्फ़ दोनों आ जाएंगे। इस पूरे को एक सिस्टम समझो, तो इस सिस्टम के अंदर, ठीक है, पानी और बर्फ़ दोनों आ गए। आप देखोगे कि जब तक बर्फ़ पूरी पिघलती नहीं है तब तक इस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहती है। इसके अंदर जो बर्फ़ है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी। ठीक है, इसके अंदर का जो जस्ट पिघला हुआ पानी है, अभी पूरा सब कुछ बर्फ़ नहीं पिघली है, जस्ट जो पिघला हुआ पानी है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अब यहाँ पे एक अजीब सी बात ये लगती है जब पहली बार कोई एक्सपेरिमेंट ये कर रहा होता है कि यार जब बर्फ़ को गर्मी मिली, जब बर्फ़ को गर्मी मिली तभी तो वो पिघल के पानी यानी लिक्विड फॉर्म में आई, तो मतलब गर्मी लेने के बाद पानी बना है, तो पानी का टेम्परेचर तो ज़्यादा होना चाहिए था। जबकि हम देख क्या रहे हैं कि जब तक पूरी बर्फ़ पिघल नहीं जाती है तब तक जो लिक्विड बना है, ठीक है ना, वाटर, उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अब ये अजीब सी बात हो गई क्योंकि हमने तो गर्म किया था इसको, तो जो गर्मी हमने दी वो गई कहाँ। ठीक है, और जब ये पिघल रहा है, पानी बन रहा है, और अगर तब भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है तो फिर ये पिघला ही क्यों, 0 डिग्री सेल्सियस पे तो जमा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पहली बार आते हैं दिमाग में जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, बट इसके जब रीजन जान जाओगे तो समझ में आ जाएगा। रीजन क्या है समझो, याद रखना है कि जब बर्फ़ पिघलती है ना सर, तो बर्फ़ का तापमान नहीं बदलता है। ठीक है, बर्फ़ का तापमान नहीं बदलता है, बिना टेम्परेचर बर्फ़ का चेंज हुए ही वो पिघलने लग जाती है। ठीक है, लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती। अब यहाँ पर ये टेक्निकल टर्म आपको समझ में नहीं आई होगी कि भाई संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, जो बर्फ़ का तापमान बढ़ने नहीं देगी। बिना तापमान बढ़े ही बर्फ़ पिघल रही है, अगर बिना तापमान बढ़े ही पिघल रही है फिर गर्म करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, फिर इसको ऊष्मा देने का ही क्या फ़ायदा हो रहा है। समझ में आई बात। तो देखो मैं आपको सिंपल सा एक कारण बताता हूँ इसका। देखो यहाँ पर मान लो ये बर्फ़ का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया हमने, ठीक है ना सर, ये क्या है, ये बर्फ़ है। ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये बर्फ़ है, हमने इसको ऊष्मा दी, ठीक है, हमने, ठीक है ना, मतलब इस बर्फ़ को मान लो ऊष्मा दी, ठीक है, बर्फ़ को गर्मी दी, ऊष्मा दी, और बर्फ़ पिघल के बन गई पानी। तो अब यहाँ पे देखो जो बर्फ़ थी ना ये ठोस अवस्था में से, ठीक है, और जो पानी है ये लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में है। ठीक है, तो जो हमने गर्मी दी थी ना, देखो जो बर्फ़ है क्योंकि वो ठोस है तो इसके कणों के बीच में आकर्षण बल भी तो होगा। जब अभी आपने देखा था कि ठोस के बीच में, ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जब पिघल के पानी बन जाएगा तो इसके कणों के बीच में आकर्षण बल रहेगा लेकिन उसके मुकाबले तो कमज़ोर हो चुका होगा। तो कहने का ये मतलब है कि जब इसके कणों के बीच का ये आकर्षण बल है ये टूटेगा तभी तो ये पिघलनी चालू होगी, तो उसे तोड़ने के लिए भी तो आपको कुछ एनर्जी चाहिए। तो मतलब जो ऊष्मा हम दे रहे हैं ना वो बर्फ़ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने में काम आ रही है, जिससे इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो कमज़ोर पड़ जा रहा है और कण थोड़ा दूर दूर हो जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो मतलब जो हम गर्मी दे रहे हैं उसका इस्तेमाल तो हो रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है जो बर्फ़ के कण के बीच में आकर्षण बल है उसको ब्रेक करने में, टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं हो रहा शुरुआत में। जब ये बर्फ़ पूरी टूट मतलब पिघल जाएगी यानी
ठीक है, इसके आकर्षण बल को तोड़ने में अब गर्मी इस्तेमाल नहीं होगी, ऊष्मा इस्तेमाल नहीं होगी, तब इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा। लेकिन जब तक पिघलती है तब तक जो ऊष्मा हम देंगे वो बर्फ़ का जो आकर्षण बल है कणों के बीच में उसको तोड़ने में जा रही है। अब क्योंकि ये तोड़ने में ऊष्मा चली गई, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहा, तो ये ऊष्मा हमें नज़र नहीं आ रही, गर्मी इसके अंदर जा तो रही है पर वो तोड़ने में, आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जा रही है, हमें नज़र नहीं आ रही। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, जैसे छुपी हुई ऊष्मा हो। और इसको संगलन की गुप्त ऊष्मा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ गल रही है ना, तो गलाने के लिए गुप्त ऊष्मा यूज हो रही है, ऐसे आप याद रख सकते हो, इसीलिए इसको संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको ये संगलन की गुप्त ऊष्मा का क्या मतलब है। अब एक बार इसकी अच्छे से परिभाषा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है। संगलन की गुप्त ऊष्मा को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, क्या परिभाषा है इसकी। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखो इसमें बड़ी सारी, ठीक है ना, घुमा फिरा के बात ऐसे लगा हुआ आपको कि बोली गई है, आपको शायद पूरा समझ में ना आया हो, मैं समझाता हूँ। कह रहा है कोई ठोस हो, मान लो अभी ठोस को फिर से बर्फ़ हो, ठीक है, मान लो बर्फ़ हो, एक ठोस मान लो बर्फ़ है, ठीक है, एक जगह मान लो लोहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बर्फ़ का गलनांक अलग होगा, लोहे का गलनांक अलग होगा। जितने टेम्परेचर पे बर्फ़ पिघल जाएगी लोहे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, है ना भाई। बर्फ़ को हल्का सा गर्म करोगे 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज़्यादा ऊपर आएगा तो वो पिघलने लग जाता है। लेकिन लोहा तो आप देखते हो यार, आग में डाल दो तब भी इतनी आसानी से नहीं पिघलता है। तो दोनों का गलनांक अलग अलग है, ठीक है। अब मान लो अगर 1 केजी बर्फ़ को पिघलाया जाएगा तो कुछ गर्मी देनी पड़ेगी कि नहीं, बिल्कुल देनी पड़ेगी। ऐसे 1 किलो लोहे को पिघलाया जाएगा तो कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी कि नहीं, बिल्कुल देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन दोनों का अमाउंट अलग अलग होगा, ठीक है। बर्फ़ को पिघलाने के लिए जो ऊष्मा लगेगी उससे कहीं ज़्यादा 1 किलो लोहे के पिघलाने को लगेगी। मतलब अलग अलग पदार्थों को अगर हम 1-1 किलो पिघला रहे हैं तो अलग अलग ऊष्मा लग रही है ना। यानी गलाने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ ऊष्मा चाहिए होगी अगर अलग अलग पदार्थ हैं तो इसीलिए हर पदार्थ की अपनी अलग अलग गुप्त ऊष्मा होती है संगलन की, ठीक है। किसी को पिघलाने के लिए कम चाहिए, किसी को पिघलाने के लिए ज़्यादा चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर वायुमंडलीय दाब पर कोई भी चीज़ 1 किलो है, अगर 1 किलो बर्फ़ है तो बर्फ़ की संगलन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी, अगर 1 किलो लोहा है तो वो लोहे की संगलन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी। मतलब वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम कोई भी ठोस हो, लोहा हो सकता है, बर्फ़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, उसके गलनांक पर, गलनांक का मतलब क्या होगा कि जिस टेम्परेचर पर वो गल जाता है पहले वो उस पर लेके आओ, फिर जितनी हीट लग रही है उसकी बात कर रहे हैं। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ये बर्फ़ पिघलना चालू हो जाती है, तो यहाँ पे जो गुप्त ऊष्मा की बात की जाएगी मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ये है, फिर इसको कितना और गर्म करना पड़ रहा है पिघलने के लिए। समझ में आया। अब किसी और चीज़ का टेम्परेचर अगर कुछ और होगा पिघलने का तो पहले वो उस पर है, उसके बाद उसे और कितनी हीट देनी पड़ रही है पिघलने के लिए, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए। समझ में आ गई बात, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए, याद रखना, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी बिना उसका टेम्परेचर बढ़ाए, ये लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ में आ गया। तो इसीलिए आप ये कह सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ हो और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी हो, ठीक है, तो बर्फ़ के कणों की तुलना में पानी के कणों में अधिक ऊर्जा होगी। ऐसा क्यों है इसको समझ लो। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ है और इसको आपने ऊष्मा दी, भाई बर्फ़ को आपने ऊष्मा दी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी आया। जो आपने इसमें ऊष्मा दी तभी तो ये पिघला, तो पानी वाला जो पानी के कण हैं वो ये ऊष्मा लेके आए हैं अपने साथ, क्योंकि आपने ऊष्मा दी है, वो ऊष्मा बर्फ पानी बन गया। यानी पानी के अंदर जो अलग से एक्स्ट्रा आपने गुप्त ऊष्मा दी थी वो भी मौजूद है। समझ में आ गया। तो इसलिए पानी के पास ऊर्जा अधिक है और यही कारण है कि शीतलता बर्फ़ अगर है 0 डिग्री सेल्सियस पे और पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ़ से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बर्फ़ के कणों के पास ऊर्जा कम है तो वहाँ ठंडक ज़्यादा महसूस होगी। भाई जितनी उसमें ऊर्जा ज़्यादा होगी ठंडक उतनी कम महसूस होगी। समझ में आया? ठीक है। इसी के बारे में अगला क्वेश्चन भी अभी आएगा, तब मैं उसको और अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको कि शीतलन का प्रभाव किस में अधिक ज़्यादा होता है। याद रखना बर्फ़ में अधिक ज़्यादा होता है, क्योंकि बर्फ़ जब उसमें ऊर्जा सोख लेगी तब वो पानी बने, यानी पानी के अंदर अब उसमें ऊर्जा भी आ चुकी है।
तो इसमें ऊर्जा ज़्यादा हो गई तो ठंडक का प्रभाव कम हो जाएगा पानी में, और बर्फ़ में ठंडक का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो गुप्त ऊष्मा के कारण ऐसा होता है। अगर आपको पूरा आंसर ना लिखना है तो इतना लिख के जरूर आना कि गुप्त ऊष्मा के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, खैर अभी अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्वथनांक, जिसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ उबलने लगती है। जैसे अभी पिघलना था, यहाँ पे आ गया उबलना। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है वो उसको उस द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी के बारे में बोलें तो इसका क्वथनांक लगभग 373 केल्विन होता है, जिसे हम, ठीक है, सेल्सियस में बोलेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। यानी सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में 373 है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ सेल्सियस में है उसमें 273 जोड़ दो, जो नंबर आता है वो उसके केल्विन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 में 273 जोड़ दो, क्या आएगा, 273 केल्विन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास कोई 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 में आपने 273 जोड़ा, कितना हो जाएगा सर, 373, ये केल्विन हो जाएगा। यानी 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन। ठीक है, तो जल का क्वथनांक जो है वायुमंडलीय दाब पर वो केल्विन में कितना है, 373 केल्विन, सेल्सियस में कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बात समझ में। अब आता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अगर आपको संगलन की गुप्त ऊष्मा समझ में आई थी तो यहाँ वाष्पीकरण की भी गुप्त ऊष्मा समझ में आ जाएगी। होता क्या है, देखो कि अगर अपने पास पानी है, पानी को हम गर्म कर रहे हैं, मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, क्योंकि पहले आपको इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे लाना होगा। ठीक है, अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद और गर्म करोगे तो ये पानी का टेम्परेचर पहले बढ़ेगा नहीं, पहले ये भाप में बदलना चालू हो जाएगा, वाष्प में बदलना चालू हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाष्प में बदलना चालू हो जाएगा। तो जो भाप के कण हैं और जो ये पानी के कण हैं, जस्ट जो अभी भी भाप के कण बने हैं, तो आप देखोगे सिस्टम का टेम्परेचर अब बढ़ेगा नहीं। पानी जो है ना, इसका टेम्परेचर आप गर्मी दे रहे हो, लेकिन अब ये जो गर्मी है पहले इसको भाप बनाने में खर्च होगी, इसका टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं। ठीक है, यानी कि ये जो ऊष्मा हम दे रहे हैं इसके अंदर जा तो रही है, लेकिन वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, तो नज़र नहीं आ रही। ठीक है, बल्कि वो कहाँ चली आ रही है, लिक्विड के बीच में जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने में। लिक्विड के बीच का आकर्षण बल गैसों से तो ज़्यादा होता है, तो जब इसका आकर्षण बल टूट रहा है तभी तो वो गैस बनेगी। तो आकर्षण बल तोड़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, वही यहाँ पे हीट या खर्च हो जा रही है, नहीं छुपी हुई है, इसे हम गुप्त हीट या गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ गल नहीं रही है बल्कि वो वाष्पीकृत हो रही है, इसीलिए जो गुप्त ऊष्मा है इसको संगलन की गुप्त ऊष्मा नहीं बोलेंगे, इसको वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव्य को उसके क्वथनांक पर, याद रखना क्वथनांक पर, जैसे पानी है तो पानी को पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे लाना होगा, ठीक है ना, उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर वाष्प हो और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी के कण हो, और आपका हाथ मान लो या ठीक है, आपका हाथ इस भाप को टच करे और इस पानी को टच करे तो भाप से ज़्यादा जलन महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भाप के कण है ना उसमें एनर्जी ज़्यादा है पानी के कणों के मुकाबले, भले दोनों का टेम्परेचर सेम है। देखो यार, ये भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है पानी का, और जो भाप बनी उसका भी 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये जो 100 डिग्री सेल्सियस भाप वाले कण हैं इसमें गुप्त ऊष्मा भी छुपी हुई है, क्योंकि पानी ने जब गुप्त ऊष्मा सोखी तभी तो वो पानी से भाप बना। तो टेम्परेचर भले सेम है लेकिन भाप बनने के लिए उसने एक्स्ट्रा हीट अपने अंदर सोख रखी है, जिसे हम बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, जो पानी है, सॉरी जो भाप है, ठीक है ना, वहाँ से ज़्यादा जलन महसूस होगी आपको। ठीक है, अब यही दो क्वेश्चन देखो आप, जो मैं आपको बता रहा था। देखो यहाँ पे है 273 केल्विन, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। ठीक है, 273 समझ रहे हो ना, 0 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा दो, और सेल्सियस से केल्विन में जाना है 273 जोड़ दो। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन। तो अब ठीक है, मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ़ से ज़्यादा ठंडक महसूस होती है, ऐसा क्यों है ये पूछ रहे हैं। तो आपको पता ही है यार कि जब बर्फ़ है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया बर्फ़ है, अब बर्फ़ पिघलने के लिए यानी पानी बनने के लिए अलग से हीट सोख रही है, अलग से गुप्त ऊष्मा सोख रही है।
भाई यानी कि जो पानी बन रहा है उसमें ये गुप्त ऊष्मा और पानी के पास जो पहले से ऊर्जा थी वो तो है, जैसे बर्फ के पास जो पहले से ऊर्जा थी वो भी पानी के पास है। बर्फ ने जो ऊष्मा अलग से सोखी पिघलने के लिए वो भी अब पिघले हुए पानी के पास है, क्योंकि ये पानी पिघल के आया कहाँ से, उसी बर्फ से आया है। तो क्योंकि पानी के पास ये ऊष्मा अधिक हो गई ना उससे, इसीलिए पानी से उतनी ठंडक नहीं होगी जितनी बर्फ से होगी। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो बर्फ है वो अपने आसपास से ऊष्मा सोख लेगी, क्यों, ताकि ये पिघल सके, यानी संगलन की गुप्त ऊष्मा ये अपने आसपास से सोख लेगी बर्फ। ठीक है, तो जब बर्फ पिघलने के लिए आसपास से गुप्त ऊष्मा सोख ले रही है तो आसपास का टेम्परेचर तो ज़्यादा ठंडा होगा, यानी ठंडक ज़्यादा महसूस होगी उससे। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर और जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर, ठीक है, बर्फ से शीतलता का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि क्योंकि बर्फ पानी बनने के लिए माध्यम से संगलन की गुप्त ऊष्मा को सोख लेती है, तभी तो पिघलेगी भाई। और पिघलने के लिए ऊष्मा सोखना पड़ेगा। जब बाहर से आसपास से कोई गर्मी सोख लेगा तो आसपास तो ठंडक ज़्यादा ही होगी ना। आगे बात समझ में? अच्छा, यहाँ पे है उबलते हुए जल अथवा भाप से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होगी। मतलब अगर आपका हाथ भाप से जल जाए, वैसे जलना नहीं चाहिए, भगवान अगर ऐसा हो, बट मान लो, ठीक है, आपके हाथ पे भाप लग जाए या फिर उतना ही पानी लग जाए, दोनों ही 100 डिग्री सेल्सियस पे हो मान लो, ठीक है, तो किससे जलन ज़्यादा होगी? टेम्परेचर भाप का भी 100 डिग्री सेल्सियस है, उबलते हुए पानी का भी, तो किससे आपको जलन ज़्यादा होगी? भाप से। क्यों? क्योंकि जो उबलता हुआ पानी है पहले वो गुप्त ऊष्मा सोखेगा तभी तो भाप में बदल पाएगा, यानी भाप जो बदली है इस पे पानी जितनी एनर्जी जो थी वो तो पहले से है, साथ में स्टेट चेंज करने के लिए गुप्त ऊष्मा जो पानी ने सोखी ताकि वो भाप में बदल पाए, वो एनर्जी भी इसके पास एक्स्ट्रा है। तो क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा ऊष्मा है तो यहाँ से जलन ज़्यादा होगी। तो इसको हम लिखेंगे भाप से जलने की तीव्रता उबलते पानी से ज़्यादा महसूस होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप में उबलते पानी की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा होती है। यह अतिरिक्त ऊर्जा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा, ठीक है ना, या फिर कह सकते हो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है, अगर आप पूरा अच्छे से लिखना चाहते हो तो। ठीक है, अच्छा, दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? हम पढ़ रहे हैं कि क्या स्टेट चेंज हो सकती है, अवस्था चेंज हो सकती है। हाँ, ठीक है, एक तो टेम्परेचर से हो सकती थी जैसे मैंने अभी बताया, दूसरा दाब से भी हो सकती है। दाब से बेसिकली आप गैसों को लिक्विड में बदल देते हो। जैसे आपने कोई गैस लिया और इस तरह से, ठीक है, चारों दोनों इस तरफ दीवारें हैं, इस तरह पिस्टन लगा दिया, अब ये गैस कहीं भाग नहीं सकती। आप इसको दबाते रहो तो कण या जो है दूर दूर ये पास पास आने लग जाएंगे और जो ये गैस थी लिक्विड में बदल जाएगी। इसीलिए आपके घर में जो एलपीजी, ठीक है ना, यूज़ होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या हिंदी में बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, क्योंकि वो लिक्विफाई की गई है वो गैस ही, पर उसका प्रेशर जो है, ठीक है, वो जो प्रेशर है वो बहुत बढ़ा के, ठीक है, और टेम्परेचर कम करके दोनों ही चीज़ की गई है। उसके बाद वो, ठीक है ना, जो गैस थी वो लिक्विड में बदली है, इसलिए छोटे सिलेंडर में बहुत सारी गैस भरी हुई है वहाँ पे। ठीक है, अब आता है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। ये बहुत बार आया हुआ है। देखो, जब भी आपको केल्विन में दिया गया हो और उसको सेल्सियस में बदलना हो, ठीक है, इसको किस में बदलना हो? डिग्री सेल्सियस में, तो आपको क्या करना है? जो भी नंबर है इसका नंबर देख लो बस, कि हटा दो, इसमें से 273 माइनस कर देंगे। यानी केल्विन में जितना भी दिया गया है इसमें से 273 माइनस करोगे, जो भी नंबर आएगा वही उसका डिग्री सेल्सियस का इक्विवेलेंट है। मतलब 300 केल्विन बराबर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये था पार्ट ए। इसी तरह से पार्ट बी की बात करूं तो यहाँ पर है 573 केल्विन। ठीक है, अब इसको मुझे बदलना है डिग्री सेल्सियस में, तो मैं क्या करूँगा? जितना भी केल्विन है, नंबर इसका देख लो, इसमें से फिर से 273 माइनस कर दो। 500 में से 200 गया 300, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गई बात? हाँ, अगर सेल्सियस में पहले से दिया है तो इसका उल्टा होगा। ठीक है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है, कितना दिया है? 25 डिग्री सेल्सियस, और इसको बदलना है केल्विन में। तो केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? या जो भी इसका नंबर है, जैसे 25, उसमें 273 जोड़ना होता है, यानी सेल्सियस से केल्विन में आने के लिए जोड़ना पड़ेगा 273। 273 जोड़ दोगे तो 70 और 20 90, 5 95 और 3 98, यानी कि 298 केल्विन। इसी तरह से यहाँ पर देखो कितना दिया गया है? 373 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलना है। केल्विन में बदलने के लिए आप क्या करोगे? फिर से वही 373 था, इसमें 273 और जोड़ोगे, यानी केल्विन में बदलने के लिए जोड़ना होता है।
अगर आप भूल जाओ कब जोड़ना है कब घटाना है तो ऐसे याद रखना, ABCD में C पहले आता है, K बाद में आता है, यानी जब C से K पे जाना पड़ेगा तो आपको जोड़ना है क्योंकि आगे जाना है। ABCD आपने पढ़ी हुई है ना, C पहले आता है, K बाद में आता है। ठीक है, इतना तो सबको याद रहता है कि 273 का ही कुछ करना है, एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है, पर पेपर में कन्फ्यूज आते हैं बच्चे। तो इतना याद रखना, C पहले आता है, K बाद में आता है, तो शुरू से आगे जाओगे तो जोड़ना पड़ेगा। और इसी तरह से जब यहाँ पे कर रहे हो तो K से C पे जा रहे हो, उल्टा हो रहा है ना, आगे से पीछे आ रहे हो, घटाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो गया, 7 और 7 कितना हो गया 14, 14 का 4 हासिल गया 1, 3 2 5 और 1 6, 646 केल्विन। अब देखो यहाँ पे तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण दिखा गया है, अंतर रूपांतरण आपस में, ठीक है ना, इंटरचेंज हो रही है। किसको क्या बोलना है वो आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछ सकता है संगलन किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। देखो तीर इधर से इधर है, मतलब पहले ये ठोस था बाद में द्रव बन रहा है। तो जैसे जब भी आपसे पूछेंगे संगलन किसे कहते हैं तो आपको लिखना है किसी ठोस पदार्थ के द्रव्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। आपसे पूछेंगे अगर जमना किसे कहते हैं तो आप लिखना किसी ठोस पदार्थ का, ठीक है, किसी द्रव्य पदार्थ का ठोस में बदल जाने की प्रक्रिया को जमना कहते हैं। ठीक है ना, वाष्पीकरण आपको पढ़ा ही चुका हूँ। संघनन क्या होगा, ठीक है, आप सिंपल लिखोगे किसी गैसीय अवस्था, किसी पदार्थ जो कि गैसीय अवस्था में है, ठीक है ना, उसका द्रव अवस्था में बदल जाना संघनन कहलाता है। ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं, ठीक है, इसके लिए आप लिखोगे ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में बदले सीधा गैस अवस्था में बदल जाना ऊर्ध्वापातन कहता है, जैसे कपूर का ऊर्ध्वापातन होता है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधा ठोस में बदल जाए तो उसे निक्षेपण बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है वाष्पीकरण। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पीछे, ठीक है, वाष्पीकरण नहीं बताया, मैंने बोल दिया बता चुका हूँ, वो गलत बोला, मतलब बताऊँगा, ये बोलना चाहिए था। ठीक है, तो वाष्पीकरण क्या होता है याद रखो, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। यानी जो ठोस है वो गैस में बदल रहा है, लेकिन किस टेम्परेचर पे, क्वथनांक से कम टेम्परेचर पे। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, यानी पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री से कम, 100 डिग्री से कम पे है पानी, ठीक है, और फिर वो भाप में बदलेगा तो हम बोलेंगे वो पानी का वाष्पीकरण हो रहा है। ठीक है, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, याद रखना। जैसे मान लो इस बर्तन में जो ये नीला वाला हिस्सा है ये पानी भरा हुआ है, ये पानी की ऊपर वाली सतह हमें दिखाई दे रही है। तो जब वाष्पीकरण होगा तो इसी ऊपर वाले सतह के जो पानी के कण हैं वो पहले वाष्प में बदलेंगे। ठीक है, नीचे वाले कण नहीं, जो इसके सतह पे कण है। ठीक है, तो वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, ये आप याद रखना। ठीक है, अच्छा, वाष्पीकरण होता है क्यों है पहले ये पढ़ा बता दूं आपको। देखो होगा क्या, जो यहाँ पे पानी के कण है, मान लो ये आपको जो रेड रेड डॉट नजर आ रही है, मान लो आपकी आंखों में इतनी पावर आ गई है कि आप पानी के कणों को देख पा रहे हो, तो होगा क्या, ये जो पानी के कण हैं ये आसपास से ऊर्जा सोखने लग जाएंगी। भाई आसपास अगर गर्मी है, ठीक है ना, इन कणों से अधिक टेम्परेचर है तो आसपास से ये, ठीक है, क्या सोख लेंगे, ऊष्मा सोख लेंगे। और जैसे इनके पास एनर्जी ज़्यादा आएगी तो इनके बीच का आकर्षण बल ये बाकी कणों के साथ तोड़ के आज़ाद हो जाएंगे और ये गैसीय अवस्था में बदल जाएंगे। समझ में आया, इसीलिए वाष्पीकरण से ठंडक भी हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ वाष्प बनने के लिए अपने आसपास से गर्मी सोख ले रही है। तो जब अपने आसपास से गर्मी सोख रही है तो अब वो भाप में बदल रही है, तो आसपास की गर्मी खर्च हो जा रही है इसको वाष्प बनाने में, इसलिए आसपास ठंडक होती है। तो अभी आप आगे पढ़ोगे, अभी बताऊंगा कि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, ठंडक होती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक बता दो। किन किन चीज़ों पे मेनली, ठीक है, डिपेंड करता है। तो मेनली, ठीक है, और भी कुछ कारक हैं लेकिन जो मेनली है वो देखो वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित कुछ ऐसे कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, सतह क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ जाता है। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जाम्पल से। मान लो आपके पास शर्ट है, चारों ये पॉइंट, ये जो चारों पॉइंट है ना, ये मैं आपको इस शर्ट की मदद समझा दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो मैंने क्या बोला, सतह क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ता है।
देखो आपके पास एक शर्ट है, आपने इसको धो दिया। अब सोचो अगर इसको आप ऐसे गोल मोल करके ऊबड़ खाबड़ कहीं एक जगह रख दो, तब ये जल्दी सूखेगी, या फिर इसको आप ऐसे फैला दो, इसको आप ऐसे फैला के सुखाओ तब जल्दी सूखेगी। तो आपका आंसर आ गया होगा आपके दिमाग में कि जब फैला के सुखाएंगे तो जल्दी सूख जाती है। तो फैलाने से हो क्या रहा है, इसकी सतह ही तो बढ़ जा रही है। जब इसको गोल मोल करके ऐसे रख रहे हो तो इसकी सतह कम हो जा रही है, इसका क्षेत्रफल कम हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसको फैला रहे हो तो इसकी जो सतह का क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है। तो जितनी जल्दी सूख रही है मतलब क्या, इसके अंदर का पानी उतनी जल्दी वाष्पित हो जा रहा है। जब पानी वाष्पित होगा तभी तो सूखेगी, ठीक है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि सतह क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ता है। समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा क्या है, तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण बढ़ता है। इसको फिर से इसी शर्ट की मदद समझ सकते हो। मान लो यही शर्ट आप सर्दियों में सुखा रहे हो जहाँ पे टेम्परेचर की कमी है, और यही शर्ट आप गर्मियों में सुखा रहे हो जहाँ पे टेम्परेचर हाई है, तापमान अधिक है। तब ये कब सूख जाएगी, जब गर्मियाँ थी। गर्मियों से क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, तापमान ज़्यादा है ना वहाँ पे, यानी तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। भाई सूखने का मतलब क्या है कि इसके अंदर का पानी वाष्प बन के उड़ गया, ठीक है। अच्छा, तीसरा है आर्द्रता में कमी होगी उससे वाष्पीकरण बढ़ेगा। याद रखना, आर्द्रता बढ़ने से नहीं, आर्द्रता में कमी होने से। अभी तक जो हमने पढ़ा था क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ रहा था, तापमान में वृद्धि से यानी तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ रहा था, लेकिन आर्द्रता के साथ उल्टा है। आर्द्रता में कमी होगी तब वाष्पीकरण बढ़ेगा। आर्द्रता का मतलब होता है हवा में पानी की नमी कितनी है। जैसे बरसात के दिनों में हवा में पानी की नमी ज़्यादा होती है तो कपड़े देरी से सूखते हैं। यही शर्ट अगर आपको बरसात में सुखानी हो तो ये देरी से सूखेगी, क्योंकि वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा है। अगर मान लो टेम्परेचर सेम रखो लेकिन एक मौसम में आर्द्रता यानी पानी में नमी ज़्यादा हो और किसी दिन पानी में आर्द्रता कम हो, सूखा सूखा हवा हो, तो जब हवा सूखी है यानी कि आर्द्रता में पानी मतलब पानी में हवा में पानी की कमी है, आर्द्रता की कमी है, तो ये जल्दी सूख जाएगी। यानी कि जितनी कम आर्द्रता होगी वाष्पीकरण उतना ज़्यादा होगा। अगला क्या है, वायु की गति बढ़ने से। आपने देखा होगा कि अगर आपने कपड़ा धोया, मान लो ये शर्ट धोई और सर्दियों का मौसम था, अब सर्दियों के मौसम में ही हम कपड़ा सुखाने के लिए क्या करते हैं सर, पंखा वंखा चला देते हैं और उसके सामने ये शर्ट रख देते हैं। पंखा चलाने से टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर जितना था उतना, यानी तापमान हमने चेंज नहीं किया, लेकिन बस हवा की गति बढ़ गई है वहाँ पे। तो जब हवा तेज़ी से चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो यानी कपड़े सूख क्यों रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर का पानी वाष्प बदल जा रहा है। तो आप यहाँ से भी कह सकते हो कि वायु की गति बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आता है वाष्पीकरण से शीतलता कैसे होती है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा भी दिया था। तो आपको याद रखना है, जब कोई तरल पदार्थ वाष्पीकृत होता है तो उसकी सतह के अणु आसपास से ऊष्मा सोख लेते हैं। भाई होगा क्या कि जैसे मान लो पानी कहीं गिर गया, मान लो ये पानी गिर गया फर्श पे, कुछ देर बाद देखोगे ये पानी धीरे धीरे सूख जाता है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी के जो कण हैं वो फर्श से और आसपास की हवा वगैरह से सबसे गर्मी सोखने लग जाएंगे, और ये कण धीरे धीरे उस गर्मी का, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके वाष्प में बदलने लग जाएंगे। अब क्योंकि इन्होंने अपने आसपास से गर्मी ही सोख ली ताकि ये वाष्प बन सकें, तो भाई जब आसपास से कोई गर्मी सोख लेगा तो आसपास में ठंडक तो आएगी ही ना। बस यही रीज़न है, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूँ कि जब कोई तरल पदार्थ वाष्पीकृत होता है तो उसकी सतह के अणु आसपास से ऊष्मा सोख लेते हैं। इसी ऊर्जा के कारण वाष्प में वो बदल जाते हैं। क्योंकि आसपास की कुछ ऊष्मा इन कणों को वाष्प में बदलने में खर्च हो रही है, इसीलिए वहाँ का तापमान तो कम हो गई होगा ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता होती है। क्लियर हो गई बात। चलो अब इसी पे ऊपर कुछ क्वेश्चन है जो फेमस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जैसे एसीटोन हो गया, पेट्रोल हो गया, या इत्र हो गया, या पानी ही ले लो, ठीक है। इनको अगर हमारी हथेली पे डालेंगे तो हथेली ठंडी क्यों हो जाती है ना। अपनी हथेली पे पानी ही डाल लो, या पानी के अलावा इत्र हो गया, ठीक है, परफ्यूम हो गया, एसीटोन हो गया, ये सब डालोगे तो आपकी हथेली ठंडी लगेगी। यहाँ तक कि आप अगर कहीं ऐसी जगह नहा रहे हो जहाँ हवा तेज़ी से चल रही है ना, तो जैसे आप पानी डालते हो आपको और ज़्यादा ठंडक लगने आती है, क्योंकि हवा तेज चलने से वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है। वाष्पीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि वाष्पीकरण होने के लिए आपके शरीर से गर्मी ले जा रही है, तो आपका शरीर तो ठंडा होगा ही ना। तो आपको सिंपल सा आंसर लिखना है, जब हम अपनी हथेली पर कुछ एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालते हैं तो यह वाष्पित होने लगते हैं। आपने हाथ पे परफ्यूम की, ठीक है, कुछ बूंदें छिड़की, तो थोड़ी देर बाद देखोगे परफ्यूम की बूंदें भाप बन के उड़ गई, लेकिन वो वाष्प बन के जो उड़ी, भाप नहीं वाष्प बन के जो उड़ी, उन्होंने गर्मी कहाँ से ली वाष्प बदलने के लिए, आपके हथेली से,
ठीक है। और वाष्प में बदलने के लिए हमारी हथेली से ही अगर गर्मी सोख ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारी हथेली तो ठंडी होगी ना सर। ठीक है, लिख लोगे ये। ठीक है, अगला है गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ये भी आप याद रखना कि भाई गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। कैसे कपड़े पहनने चाहिए? सूती कपड़े। क्यों पहनने चाहिए उसका रीज़न समझो। ठीक है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। यानी कि जैसे आपने सूती कपड़े पहने, ठीक है, तो अगर आपने मान लो सूती कपड़ा नहीं पहना, टेरिकॉट वगैरह पहन लिया या ऐसा कुछ पहन लिया जो पसीना नहीं सोखेगा, तो बाहर से तो शर्ट रहेगी, अंदर पसीने से आप भीगे रहोगे। अब ये पसीना बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि शर्ट उसको सोख नहीं रही है, तो वाष्पीकृत नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये अगर सूती कपड़ा होगा तो जब भी आपको पसीना होगा, ठीक है, जब भी आपको पसीना होगा तो ये पसीना, ये सूती कपड़ा अवशोषित हो जाएगा और जैसे ये सोखेगा तो ये पसीना सोख के बाहर इन्वायरमेंट यानी वायुमंडल के कांटेक्ट में आ जाएगा और जैसे ये बाहर हवा के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है ना, ये वाष्पीकृत होने लगेगा। और वाष्पीकृत से शीतलता होती है, आप जानते हो, क्योंकि ये वाष्प बनने के लिए हमारे शरीर से गर्मी सोखेगा और आसपास से भी सोखेगा, हमारे शरीर से भी सोखेगा। तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें ठंडक चाहिए, तो उससे हमें ठंडक भी मिलेगी। समझ में आ गया? तो इतना याद रखना, सूती कपड़े पसीना ज़्यादा अच्छे सोखते हैं, इसीलिए हमें गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना चाहिए क्योंकि वो पसीना वाष्पीकृत होगा और फिर वहाँ से हमें ठंडक महसूस होगी। अगला क्वेश्चन है कि भैया गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है? तो इसका रीज़न समझ लो पहले। देखो, जो घड़े का जल होता है ना, इसमें अगर आप जूम करके देखोगे पानी के लिए छोटे छोटे छेद होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छेद होते हैं, जिससे पानी बाहर आ जाता है। अगर आपको ऐसे यकीन नहीं हो रहा तो आप जो घड़े में पानी भरा हुआ है, इस घड़े को आप बाहर से टच करो और फिर अपनी अंगुलियों को देखो। जब आप इस पर अपना हाथ रगड़ोगे तो एक तो कुछ मिट्टी इस घड़े की आपके हाथ में लग जाएगी, दूसरी बात है नमी भी होगी आपके हाथ में। भाई पानी तो अंदर है, तो ये बाहर पानी की नमी कैसे आई? क्योंकि ये मिट्टी का घड़ा पानी को सोख रहा है, बाहर तक ला रहा है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे रंध्र हैं। अब जैसे ही पानी ये बाहर इसकी सतह पे आ रहा है, इतना नहीं कि पानी गिर जाएगा, लेकिन अगर आप हाथ से छुओगे तो आपको नमी महसूस होगी, है ना, बहुत हल्का सा पानी। ठीक है, तो जो ये पानी बाहर आ रहा है ना सर, अब क्योंकि बाहर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में अगर पानी आ गया तो ये धीरे धीरे वाष्प बनना चालू होगा। वाष्प बनने के लिए घड़े से ही गर्मी सोखने लगेगा। अब जब घड़े की गर्मी इसको वाष्प बनाने में खर्च होगी तो पूरा घड़े के अंदर जो भी है वो ठंडा तो होगा ही होगा ना। बस इसीलिए गर्मियों में घड़े का जल ठंडा हो जाता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है गर्मियों का मौसम है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है तो और जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी धीरे धीरे रिसता रहता है और कुछ पानी बाहर की सतह तक आ जाता है, जो वाष्पन के लिए जल से ही ऊष्मा लेता है, जिससे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, जल से ही, या फिर आप कह सकते हो घड़े से और जल से। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इतना क्लियर है? तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ, लेक्चर नंबर 2 था। इसके साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।